नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम जानें कि वास्तविक संख्याएं किसका समूह होता है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। वास्तविक संख्याएं जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या से तात्पर्य है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो सभी मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां लिख लीजिए आप, सभी परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, जो वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की संख्याओं का एक समूह है। एक तो परिमेय संख्याओं का और दूसरा अपरिमेय संख्याओं का समूह है। ये सम्मिलित रूप से ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और ये रियल नंबर है। इसे हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिए। वास्तविक संख्याओं के उदाहरण लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं 5/2, ये वास्तविक संख्या है। जैसे मैं लिखूं 0, ये वास्तविक संख्या है। अगर मैं लिखूं -4 तो ये भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसके अलावा अगर मैं लिखूं √3, √5 तो ये सभी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे चर्चा करते हैं इन पे। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आगे देखिए आप, ये वास्तविक संख्याओं की परिभाषा थी जिसमें मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्याएं हैं वो दो संख्याओं का समूह है, परिमेय संख्याओं का व अपरिमेय संख्याओं का। अब हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो मैं लिख देता हूं पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अभी हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याएं हैं वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ये जो परिमेय संख्या है इसके बारे में हम पहले कक्षा 9th में और कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं
अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है। कि अपरिमेय संख्याओं से तात्पर्य है कि वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिख लीजिए आप, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होना चाहिए, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अशांत अनावर्ती का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई संख्या लिख रहा हूँ, 0 यहाँ 2 0 2 0 0 2 0 0 2 4 बार 0, ऐसे अनंत तक हो, यानी किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो है संख्या अनंत तक हो। दशमलव के बाद वाली संख्या अनंत तक हो और किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो, जैसे 20 200 2000 20000, इस क्रम में ये संख्या आगे बढ़ रही है, यहाँ अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो ये जो ऐसा प्रसार देखने को मिलता है तो इसको हम कहते हैं अशांत अनावृत्ति। तो ऐसी जो संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको सरल तरीके से मैं बताऊं कि जो अपरिमेय संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। आप 4 तरह से उसकी पहचान कर सकते हो, वो मैं आपको भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए पहली कौन सी होगी, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि परिमेय संख्याओं का मतलब ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हो और जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है q का मान तो वह परिमेय संख्या नहीं है, वह अपरिमेय संख्या है। तो कौन सी संख्या होंगी, जहाँ q का मान 0, वह अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्यों है, क्योंकि यहाँ q का मान क्या आ गया 0, जबकि अगर 0 नहीं होता तो ये परिमेय संख्या होती। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो भाग अनंत बार जाता है, यानी इन्फिनिटी होता है। तो या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है। या तो आप यूं कह दोगे किसी भी संख्या के नीचे बटे में 0 है तो वह अपरिमेय संख्या है, या डायरेक्ट हम यूं भी कह सकते हैं कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप याद रख सकते हैं बहुत आसानी से कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है, या जिस संख्या में बटे में हर के रूप में 0 होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी मैं बात करूं पाई की, पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक ये भी याद रख लेना कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तीसरी, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहां लिख सकते हैं जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये भी आप नोट कर लीजिए। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका
वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जैसे मान लीजिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरा, √5 का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो इस तरह से ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं कि √4, आपको बताना है कि √4 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो जब √4 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, यानी पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलता है। इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता हो वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए √16 है, तो बताइए क्या √16 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आप यहाँ यूँ देख सकते हैं कि √9 और √16 की बात करूँ, √9 यानी 9 का वर्गमूल 3, तो ये √9 का वर्गमूल निकल रहा है पूरा पूरा 3 आ रहा है, यहाँ 16 का वर्गमूल निकल रहा है पूरा पूरा 4 आ रहा है। तो ये दोनों ही परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। परंतु इनके बीच की संख्या जैसे √10, √11, √12, √13, √14, √15, इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चौथे नंबर की आप नोट कर लीजिए इसको। पहला प्रकार आपके अनंत हो गया है जिसमें बटे में 0 हो, दूसरा पाई, तीसरा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो। चौथी जो अपरिमेय संख्या है वो कौन सी है? अभी जो मैंने आपको बताया अशांत अनावृत्ति, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वह भी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैं मान लीजिए 0 दशमलव यहाँ पे 7 0 7 00 7 000 7 4 बार 0, इस तरह से ये जो इस प्रकार की संख्या होती है जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए पुनरावृत्ति का मतलब जो 70 70 70 70 70 ऐसे आता तो पुनरावृत्ति होती है, लेकिन यहाँ 70 700 7000 70000 आ रहा है, इसका मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव प्रसार में। इसलिए यह क्या है, अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति है तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और अब देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या मिलकर क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो ये था हमारा वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या 4 ही प्रकार की होती है। सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या आती है, जबकि अपरिमेय संख्याओं में 4 ही प्रकार की संख्याएं होती है, जैसे अनंत या जिसमें हर में 0 हो, पाई, अशांत अनावृत्ति और जो वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो। संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कैसे करें, यानी जो √2 है वो संख्या रेखा पर कहाँ निर्धारित किया जा सकता है, किस स्थान पर √2 को हम निर्धारित करें, तो इसकी चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है, बोधायन प्रमेय, उसका मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बोधायन प्रमेय के बारे में बता देता हूँ कि बोधायन प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज पे लागू होती है बोधायन प्रमेय। तो जैसे मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका समकोण है, ठीक है बच्चों। ये वाला हिस्सा ये कहलाता है आधार, ये कहलाता है जो 90 डिग्री के कोण बना रहा है वो कहलाता है लंब। और त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी रेखा है या समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कहलाती है कर्ण। और जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय है वो लिख लीजिए,
पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। ये आप सभी को मालूम होनी चाहिए। ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका उपयोग करते हुए हम अपरिमेय संख्या √2 का स्थान निर्धारित करेंगे संख्या रेखा पर। अब कैसे निर्धारित करेंगे? इसी आधार पर कि जो संख्या रेखा है, जैसे मान लीजिए हमें √2 का स्थान निर्धारित करना है, तो एक बार के लिए मैं इसको मान लेता हूँ कि जैसे 2 इधर लिख, कर्ण की जगह, यानी जिसका स्थान निर्धारित करना है, जिस भी अपरिमेय संख्या को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, उसे हम कर्ण के रूप में लेंगे। इसे हम कर्ण के रूप में लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 है, तो 2 के 2 हिस्से करें तो ये 1 प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होता है। इस तरह से हमें टुकड़े करने होंगे जिसका भी हमें निर्धारण करना है उसका। अब देखिए ये 2 मैंने क्या माना? कर्ण। तो यहाँ देखिए आप, कर्ण स्क्वायर बराबर मैंने माना 2। बच्चों पहले वाली क्लासों में भी मैंने आपको बताया था कि ये इस वाली कर्ण पे √ लग रहा है। इस √ को हटाऊंगा तो इस संख्या के ऊपर रूट, देखिए इस संख्या के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, घात 2, कर्ण का घात 2 है। अगर इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इसके ऊपर √ लग जाएगा, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण बराबर √2। अब √2 है ये, इसका वर्गमूल यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 का वर्गमूल यहाँ नहीं निकलेगा। इसको हमने आधार माना, तो यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर। आधार को क्या माना हमने? 1। और अगर इस आधार की स्क्वायर हटेंगे तो 1 के ऊपर √ लगेगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आधार बराबर 1 स्क्वायर, सॉरी 1 √ इधर की संख्या का ये स्क्वायर हटा तो इधर वाली संख्या पे रूट लग जाएगा। अब 1 का वर्गमूल हम ज्ञात करें तो क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसका वर्गमूल निकल गया, 1 आ गया। अब देखिए आगे लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर हमने क्या लिया? लंब की जगह हमने क्या लिया? 1। ठीक वही प्रक्रिया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर √ लग जाएगा, यानी लंब बराबर 1 का रूट। और जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल क्या आएगा? 1। इस प्रकार हमने देखा कि कर्ण क्या हुआ हमारा? √2। आधार क्या हो गया? 1। और लंब क्या हो गया? 1। अब इसी को आधार मानकर हम इस संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, √2 को। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक संख्या रेखा बनानी होगी। तो आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। इस पर हमें कहीं भी, जैसे मान लीजिए इधर मैं यहाँ पे 0 अंकित कर लेता हूँ, 0, और इधर बराबर बराबर दूरी पर मैं अंक लिख लेता हूँ। बराबर बराबर दूरी लेनी है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने यह स्थान निर्धारित किए बराबर बराबर दूरी पर, 0 के बाद में ये मान लीजिए 1 2 3 4, और इस तरफ देखें तो ये आपके माइनस के अंक आ जाएंगे, -1, -2, -3, इस तरह से इधर माइनस के आते जाएंगे। आपको √2 को यहाँ पे निर्धारित करना है। अब समकोण त्रिभुज में इस संख्या रेखा पर आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें आपको उस समकोण का आधार है वो संख्या रेखा पर लेना होगा। तो यहाँ देखिए आधार क्या है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर के लगभग 1 है। तो यहाँ 0 से लेकर 1 ये दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो मैं इसका आधार, इसको आधार ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये अपने कितनी होगी दूरी? 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको। ये दूरी 1 सेंटीमीटर हमारा आधार हो गया। ये जो त्रिभुज हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, उसका ये क्या हो गया? आधार। अब हमें बनाना है इस बिंदु पर, ये जो बिंदु हमारा, इस पर लंब बनाना है। लंब की माप कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो लंब बनाने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है। जिस बिंदु पर हमें लंब बनाना है, जैसे मान लीजिए चांदा लेना और चंदे की सहायता से
आपको यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। अब इस बिंदु को मैं इस एक पॉइंट से मिला लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब हमें यहाँ से यहाँ कितनी दूरी चाहिए, लंब कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर का चाप काटना पड़ेगा। इस दूरी को माप लो आप, ये हमारे 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैं यहाँ रखकर एक चाप काट देता हूँ। देखिए, आप इस बिंदु को कोई नाम दे दीजिए, जैसे ए, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ बी, तो ये ए बी 1 सेंटीमीटर है, और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ सी, तो यहाँ से ये सी भी कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब मैं क्या करूँगा, इस सी को ए से मिला दूंगा, सी को ए से मिला दो आप, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें बी 90 डिग्री का कोण है। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, आधार हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर ले लिया, लंब कितना था, ये हमारा 1 सेंटीमीटर। तो जब आधार 1 सेंटीमीटर है, लंब 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा कर्ण कितना होगा √2, अर्थात ये जो AC कर्ण है वो कितना आ गया हमारे पास √2। तो ये A से C की दूरी कितनी है √2। अब आपको इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो बहुत आसान है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल की सहायता से आपको इस कर्ण को मापना है इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये मापा यहाँ से, अब आपको यहाँ से एक चाप काटना है इस रेखा पर, इसके बराबर माप का, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम चाप काटेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये दूरी एक बराबर होगी। तो अब ये जो हमने यहाँ से ए से सी को का चाप लेकर यहाँ इस संख्या रेखा पर चाप काटा, जो इस बिंदु पर कट रहा है, तो यही हमारा √2 होगा ये बिंदु। तो इस प्रकार हम √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना कैसे करना है। किसी भी संख्या को, जो अपरिमेय संख्या है, उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा संख्या रेखा पर, और उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय का उपयोग करना होगा। कैसे करना होगा, बोधायन प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ जो भी संख्या हमारी, जैसे √2 था तो उसको 2 मानकर हमने इसके 2 टुकड़े किए, 2 बराबर 1 + 1, 1 और 1 2 थे। अब ये हमने क्या माना, कर्ण स्क्वायर का मान 2 है, इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो कर्ण कितना हो गया √2। आधार स्क्वायर 1 है, आधार 1 है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर √रूट लग जाएगा। अब 1 का √रूट निकाला जा सकता है क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो आधार कितना हो गया 1। इसी प्रकार लंब स्क्वायर हमने क्या लिया 1, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस 1 पर √रूट आ जाएगा। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आ गया हमारे पास। इस प्रकार हमने आधार, कर्ण, लंब निर्धारित किए, और आधार यहाँ हमने लिया A से B तक ये दूरी ले ली, 0 से 1 तक ये 1 सेंटीमीटर बना। फिर यही यहाँ बिंदु B पर हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री पर फिर B पर हमने 1 सेंटीमीटर का चाप काटा, क्योंकि आधार हमारा 1 सेंटीमीटर है, लंब हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो जब ये दोनों प्राप्त हो गए तो निश्चित रूप से ये AC कितना होगा √2 ही होगा। तो अब √2 यानी A से C तक एक चाप भरेंगे और जिसे नापकर यहाँ संख्या रेखा पर काटेंगे, और जहाँ ये बिंदु कटेगा वही हमारी परिमेय संख्या √2 होगी। तो इस प्रकार हम √2 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और बाकी जो प्रश्नावली में इससे संबंधित सवाल आएंगे उस वक्त हम और देखेंगे। तो आपको अन्य जो परिमेय संख्याएं हैं, अन्य जो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका निर्धारण भी हम आपको यहाँ करना सिखाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।